हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं और ये सामाजिक विज्ञान विषय का है। तो चलो प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग से होगा। अ दिया हुआ है मैदानों की रक्षा, ब दिया हुआ है भूजल का संरक्षण, स दिया है जल प्रवाह और द दिया है वर्षा का प्रभाव कह रहा है। तो उत्तर क्या लेना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। वर्षा के जो जल है ना, उसको बड़े बड़े तालाब या कुआं के माध्यम से जो हम स्टोर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो अब स्टोर करने से संबंधित यहाँ पे कोई टॉपिक दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, भूजल का संरक्षण, है ना। यही क्या होगा, ब जो है इसका उत्तर रहेगा। खरीफ का आगमन होता है। खरीफ का आगमन कब होता है भाई? मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, खरीफ फसल का मतलब क्या होता है, खरीफ फसल हम किसे कहते हैं? खरीफ फसल जो हम धान के फसल है ना, उसे हम खरीफ का फसल कहते हैं। सोयाबीन का फसल खरीफ का फसल है, क्योंकि ये जो है ना बरसात के आगमन के समय ही बोया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला फसल कौन सा है? धान है ना। तो धान जो है छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है, हम ये भी कह सकते हैं। और धान के फसल को हम मानसून के आगमन के साथ ही बोते हैं। तो खरीफ फसल हम किसे कहेंगे? धान के फसल को, है ना। और मानसून के आगमन के समय बोया जाता है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा, मानसून के आगमन के साथ साथ खरीफ का आगमन होता है, ये उत्तर होगा। तो स जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद तीसरा देखो, विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। गेहूं का फसल। उत्तर क्या लेना है? गेहूं का फसल। मतलब ये जो गेहूं है ना, द ऑप्शन, यही क्या होगा, इसका उत्तर रहेगा। खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार किया जाता है। खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार कौन करता है भाई? भाई भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो स हो जाएगा। पांचवा है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ की खोज किसने की थी? अब ये टेलीग्राफ, टेलीग्राम नहीं है ना, आप लोग ये मत समझना टेलीग्राम। टेलीग्राम जो आप लोग मोबाइल में चलाते हो टेलीग्राम है, ये टेलीग्राफ है। टेलीग्राफ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक डब्बा आप लेते हो, है ना। एक डब्बा है, अब एक नहीं दो डब्बा लेते हैं, एक में तो समझ में नहीं आएगा, दो डब्बा लेते हैं। ठीक है, उस डब्बे के जो डब्बा है वो किस साइड का होता है, जैसे गिलास होता है ना, वैसे ही हम दो डब्बा ले लेते हैं। अब उन दोनों को छेद देते हैं। ठीक है, छेदने के बाद उसमें एक रस्सी लगा देते हैं और दूसरे साइड भी, दूसरे वाले में भी रस्सी लगा देते हैं। जब मैं इस साइड से बोलूँगा तो दूसरा क्या होगा, कान में अपनी, मतलब जो कान है उसमें दूसरे डब्बे को रखा रहेगा। और जब मैं इधर से बोलूँगा जो आवाज़ है उधर जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफ कहते हैं। तो टेलीग्राफ का जो आविष्कार है ना, इसी प्रकार से हुआ था। फिर बाद में ये एक वायर वाला टेलीफोन बन गया। बाद में ये वायर वाला टेलीफोन बन गया। अगर मुझे किसी से बात करना है तो दूसरे के पास भी वही टेलीफोन होना चाहिए जो वायर से लगा हो। जैसे मुझे अपने रिश्तेदार से बात करना है तो उसके पास भी वायर वाला टेलीफोन लगा रहेगा, तो जब मैं यहाँ से बोलूँगा तब वो उसको सुनाई देगा, है ना। अब वर्तमान में हम जो उपयोग करते हैं वो है मोबाइल, है ना, जो बिना वायर के होता है, बिना वायर के होता है। तो ये अब वायरलेस हो गया है। अब समझ में आ गया आपको ये टेलीग्राफ क्या होता है। धीरे धीरे अपडेट होके मोबाइल फ़ोन तक के आ गया है ये अब। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अभी इसका उत्तर मैंने नहीं बताया ना, चलो देख लेते हैं। टेलीग्राफ की खोज किसने की है? तो ऑप्शन लेना है, मार्कोनी ने। ठीक है, मार्कोनी इसका उत्तर रहेगा। चलो अब ब देखो, उचित संबंध जोड़िए। मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण क्यों होता है भाई? तो द जो है इसका उत्तर रहेगा, रासायनिक खाद से। दूसरा है सन 1945 में, इसका उत्तर आपको लेना है, स लेना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था उस समय, है ना, 1945 में। तीसरा है सन 1880 से, सन 1880 से जो तीसरा है इसका उत्तर आपको ब लेना है, रूस में औद्योगिकीकरण हुआ था उस समय। चौथा है अदृश्य भूख। अदृश्य भूख में आपको उत्तर लेना है, ई लेना है, शारीरिक कमजोरी होता है। पांचवा है चलचित्र। चलचित्र का उत्तर आपको अ लेना है, लुमिए बंधु। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। खाली स्थान जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत
अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है? उत्तर आपको लेना है जीवन प्रत्याशा। क्या लेना है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जो है एक व्यक्ति के जीवन का अनुमान लगाती है, इसी को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। दूसरा है खाली स्थान के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए। यहाँ पे हम उत्तर कीटनाशक भी ले सकते हैं या रासायनिक पदार्थ भी ले सकते हैं, दोनों इसका उत्तर हैं। तो चाहो तो आप कीटनाशक ले सकते हो, क्योंकि कीटनाशक के कारण ही हमारे जो खान पान है उसमें जहरीले तत्व शामिल हो रहे हैं। या हम कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ, क्योंकि हम जो भी सब्जियां उगाते हैं उसमें हम कीटनाशक या रासायनिक पदार्थ का उपयोग तो करते ही करते हैं। इसीलिए यहाँ पे दोनों में से दोनों को ले लो तो भी अच्छा है, या एक को भी लोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा है धरती पर कोयला खाली स्थान के संसाधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ईंधन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ईंधन के संसाधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखो चौथा है पीडीएस का पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, पांचवा देखो सबसे पहले खालिस्तान राज्य में सूचना का अधिकार लागू हुआ। राज्य का नाम है तमिलनाडु पहले, अगर दूसरा पूछता है तो गोवा। पहला राज्य तमिलनाडु, दूसरा राज्य गोवा। तो यहाँ पे उत्तर आपको तमिलनाडु लेना है। अगर दोनों लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तमिलनाडु पहले लिखना है उसके बाद गोवा लिखना है। अब देखते हैं 2 अंक के प्रश्न। सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर ये 2 अंक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कंझट वाला प्रश्न नहीं है। देखो सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ मैं बताता हूँ। सकल घरेलू मतलब हमारे घर। अब हमारा घर का मतलब क्या है? हमारा देश। ठीक है, और हम अपने देश को ही टैक्स पटाते हैं। तो हम जो भी प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं और उस प्रोडक्ट को उत्पादन करने के बाद हम उसे एक वित्तीय वर्ष के अंदर हम उस प्रोडक्ट को जितना बेचते हैं, ठीक है, जितना बेचते हैं उस पे जो टैक्स लगता है यही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मैं यहाँ पे टैक्स को भी इंक्लूड करते हूँ, हालांकि टैक्स इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं। जो हम उस वित्तीय वर्ष के अंदर जितना उत्पादन करते हैं उसी को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टैक्स को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि भाई जब तक के टैक्स नहीं दोगे तब तक के आपके उत्पादन के बारे में पता कैसे चलेगा, आपको मुनाफा कितना हुआ है ना। तो जो सामान हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम जब तक के बेचेंगे नहीं तब तक हम टैक्स नहीं पटा सकते। हम सिर्फ बना के रखें, बेचे नहीं है तो हम उस पर टैक्स नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पे मैं टैक्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। समझ में आया? चलो तीसरा देखो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है? बहुत आसान प्रश्न है। अगर मान लो मैं किसी को चेक देता हूँ, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ ना चेक का प्रक्रिया। तो अगर मान लो मैं किसी को चेक देता हूँ तो चेक देने के बाद तुरंत तो मेरे खाते में पैसा तो नहीं, मतलब जिसको चेक दिया उनके खाते में तुरंत तो पैसा नहीं जाएगा, है ना। कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा, उस चेक को ले जाकर बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाने के बाद आप उस चेक को जमा करोगे, उसके लिए भी आपको लाइन लगना पड़ेगा। चेक जमा होने के बाद वो तुरंत तो पैसा आएगा नहीं, वो प्रोसेस करेगा। हो सकता है जो बैंक का मैं चेक दिया हूँ और आपका बैंक दूसरा है तो उसमें 7 दिन का और लंबा प्रक्रिया हो गया। तो 7 से 15 दिन की प्रक्रिया इस तरीके से होते होते आपके खाते में पैसा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो आज के ज़माने में जो हम यूपीआई उपयोग कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो उसका उपयोग करके हम तुरंत के तुरंत बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कौन ज़्यादा सुगम है? चेक से ज़्यादा अच्छा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो ज़्यादा अच्छा है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, है ना, जो हम यूपीआई उपयोग करते हैं वो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चेक की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती है। आप इसका उत्तर ये मान सकते हो। इसके बाद म्यूनिख समझौता कब और किसके बीच हुआ? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सन 1938 के आसपास है ना, 1938, हाँ ठीक है 1938 है। 1938 में जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के बीच में हुआ था। जर्मनी के हिटलर था उस समय, है ना, जर्मनी के हिटलर, और एक तो हो गया आपका जर्मनी के बाद ब्रिटेन, हाँ दूसरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और फ्रांस के प्रधानमंत्री, और इटली के डिक्टेटर। इन चारों के बीच ना म्यूनिख समझौता हुआ था। ठीक है, सन भी मैंने बता दिया, ठीक, सन 1938। तो दोनों चीज़ यहाँ पे पूछा है, दोनों मैंने बता दी। 2 अंक का प्रश्न है, आप आसानी से इसका उत्तर इस तरीके से दे के ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, आयकर
लेने की उचित विधि क्या है? आयकर लेने की उचित विधि क्या है भाई? आयकर लेने की उचित विधि, देखो आयकर हम पटाते कैसे, पहले इसको समझो। आयकर हम तभी पटाएंगे ना जब हमें एक साल में, अभी वर्तमान में 3 लाख से 3 लाख 1 रुपये, 3 लाख में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 लाख 1 रुपये हुआ तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लाख 1 रुपये पर 1 रुपया हो जाने पर एक साल में जो हमारा इनकम होगा वो 3 लाख 1 रुपये होता है, तब हमें टैक्स 10 पे देना पड़ता है। और ये जो टैक्स है वो प्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब हम डायरेक्ट सरकार को देंगे। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्ट देंगे, मतलब सरकार को डायरेक्ट दे रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स मतलब आयकर है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। आयकर लेने की उचित विधि यही है। ठीक, आपको समझ में आ गया? और एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना हमारा इनकम होता है उस पर हम जो टैक्स देते हैं वही हमारा टैक्स कहलाता है। समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी, स्पष्ट कीजिए। अब ये थोड़ा समझाना 2 अंक का प्रश्न है, लेकिन इनको देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ना। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के 3 कारण लिखे। अब ये भी मैंने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में भी मुझे पता नहीं है, इनको देख लेना। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न है ना जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये सब मैंने टिक करा दिए हैं। ठीक है, तो देख लेना, आसान आसान प्रश्न है। एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच 3 अंतर बताइए, इसको भी देख लेना। 9वां है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, इनको भी मैंने टिक करवाया था ना, इनको भी देख लेना। ठीक है, टिक कराने वाले मैंने आप लोगों को परीक्षा बोर्ड में पूरा प्रश्न टिक करा दिया है, पहले ही बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने जारी किया उनको देने वाला हूँ, तो ये भी मैंने आप लोगों को दे दिया, समझो। ठीक, अगला देखो, मास्टर रोल किसे कहते हैं, समझाइए। अब ये मास्टर रोल किसे कहते हैं भाई? ये एकदम आसान और बहुत सरल प्रश्न है। देखो, नरेगा में मास्टर रोल होता है। नरेगा जानते हो ना, जिसे हम आज के ज़माने में मनरेगा कहते हैं, पहले नरेगा होता था। अब मनरेगा मनरेगा के नाम से जाने, महात्मा गांधी, है ना, ऐसा होता है, तो महात्मा गांधी नरेगा है। तो जो मनरेगा होते हैं ना उसमें जो मजदूर काम करने जाते हैं, तो काम करने के लिए जो मजदूर जाते हैं उनका नाम रहता है उसमें। अब देखो ये थोड़ा अलग प्रक्रिया है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि ये मास्टर रोल होता कैसा है ना। देखो, मास्टर रोल के लिए पहले आवेदन करना पड़ेगा कि मैं काम में जाना चाहता हूँ, मुझे काम चाहिए। तब जो वहाँ के रोजगार सहायक है, रोजगार सचिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत में, ये सब ग्राम पंचायत में रहता है, तो उनके पास आवेदन करना पड़ता है कि काम में हम जाना चाहते हैं, हमें काम दीजिए, हमारे पास कोई काम नहीं है। मांग करना पड़ता है, तो मांग जब किया जाता है तब रोजगार सहायक देखता है कि हाँ हमारे पास ये काम है, हम इसके इन कामों पे जो मजदूर हैं इनको हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए डिमांड भेजा जाता है, डिमांड, ठीक है, या डिमांड जनरेट करवाया जाता है। जब डिमांड जनरेट हो जाता है तब एक एक पेज निकलता है, उसी को हम मास्टर रोल कहते हैं। ठीक है, मास्टर रोल आपको समझ में आ गया, जिसमें जो मजदूर है उसका जॉब कार्ड नंबर उसमें रहता है, उसमें उसका अकाउंट नंबर भी वहाँ पे साइड में दिखाई देता है, लेकिन 4 डिजिट दिखाई देता है। ठीक है, उसका जॉब कार्ड नंबर, उसका नाम और उसके पिता का नाम, शायद मुझे ये याद नहीं है, उनका नाम और कुछ दिखाई देता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो काम करते जाता है वैसे वैसे वहाँ पे प्रेजेंट लिखा जाता है, जैसे अटेंडेंस लिया जाता है ना वैसे ही प्रेजेंट और अब्सेंट चढ़ाया जाता है। और जितना एक दिन का मजदूरी बनता है उसी हिसाब से बाकी 7 दिनों के लिए निकलता है, 7 दिनों के लिए, तो बाकी दिनों का भी वैसे ही कैलकुलेट होके लास्ट में सील और साइन लग के जमा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर रोल कहते हैं। समझ में आ गया मास्टर रोल? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके आसपास में कोई रोजगार सहायक होगा, कोई नरेगा में काम करने वाला व्यक्ति होगा, उनसे पूछना, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखो, संसाधन होते नहीं बनाए जाते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास में उपलब्ध हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। जिनका उपयोग हम कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं ना, संसाधन। अगर हम उनका उपयोग करना जान जाएंगे, जिन चीज़ों का हम उपयोग अभी नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या होगा? हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। समझ में आ गया?
बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छा प्रश्न था और इसका उत्तर मैंने दे दिया। ठीक है, आगे देखो, अथवा विधि दिया है, भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उल्लेख कीजिए। भाई भूमि प्रबंधक भूमि के बचाव के लिए है ना, तो आप फसल चक्रण का भी उपयोग कर सकते हो। फसल चक्रण भी भूमि प्रबंधन के ही उपयोग में आता है। मतलब आप छोटे पौधे के साथ बड़े पौधे का उपयोग कर सकते हो। समय समय में मिट्टी की देखरेख करवा सकते हो, मतलब मिट्टी का चेक करवा सकते हो। देखरेख का मतलब मेरा है चेक करवाना। समय समय में चेक करवा सकते हो कि इसमें किन किन तत्वों की कमी है, उन तत्वों को मिट्टी में मिलाकर आप भूमि प्रबंधन कर सकते हो। तो इस तरीके से भूमि प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखे, इनको देख लेना। ठीक है, बड़ा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए किन्हीं चार नई तकनीकों को समझाई क्या रहे, ये भी प्रश्न देख लेना। जो छोटा प्रश्न है जिसको आसानी से मैं बता सकता हूँ उनको मैं बताने वाला। देखो 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, ये भी बड़े बड़े प्रश्न हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे समझाइए, ये प्रश्न मैं बता सकता हूँ। जो 14वां प्रश्न है उसका जो अथवा है ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर में क्या है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, समझाइए। अब ये दोनों प्रश्न में जनसंख्या विस्फोट में ऊपर और नीचे दोनों प्रश्नों को मैं एक साथ करके मैं बताता हूँ। देखो, जनसंख्या विस्फोट, अगर बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ेगा ना तो खाद्यान्न में कमी होगा। हमारे पास अभी पर्याप्त साधन है खाद्यान्न का, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होते जाएगा वैसे वैसे खाने की कमी होते जाएगी, और खाने की कमी होने के कारण नुकसान क्या है भाई, सभी लोगों को एक समय का भी खाना मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होते जाएगा इंसान क्या होते जाएंगे, निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि सभी को खाना नहीं मिल पाएगा। समझ में आ गया, ये सेम वैसा ही है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, ये भी आप इसी के साथ ले सकते हो। दोनों को मैंने थोड़ा सा बताया बस पॉइंट को, आप दोनों को मैच करके आप बना सकते हो। ठीक, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक क्यों है ये भी मैंने बता दिया है ना, क्यों घातक है भाई, खाद्यान्न की कमी हो जाएगा। मतलब जो 14वां में जो प्रश्न दिया है और अथवा दिया है दोनों एक जैसा इसका उत्तर है दोनों का। आगे देखो, 15वां प्रश्न जो है, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, आसपास के उदाहरण से समझाइए। मैं इसको समूह के नाम से समझा। समूह तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा लेते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो कर्ज लेते हैं। चलो इस प्रश्न को देख लेना, बड़ा प्रश्न है। इसके बाद 16वां प्रश्न देखो, नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास नगरीय अधिवास में अंतर पूछ रहे हैं ना, और इसका अथवा प्रश्न है। फिर 17वां प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न देखो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कुल 18 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से परीक्षा सार में मिल जाएगा, गाइड में भी मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो जो प्रश्न मैं जानता था और उनका उत्तर जो जानता था उनको मैंने आपको बता दिया।